सुन रहे हैं झांसा उपन्यास का भाग 4। यहाँ क्या हो रहा है? सुनील ने वो नई आवाज़ साफ पहचानी। वो लीलावती की आवाज़ थी। ये लीलावती है। कृपाराम धीरे से बोला। कुछ नहीं हो रहा मैडम, तफ्तीश हो रही है। आप कौन हैं? ये जवाब कृपाराम ने दिया। मेरे आला अफसर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल हैं। फिर भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आपका क्या काम है? ये कोठी मौका वारदात है, प्रभुदयाल बोला। यहाँ सब जगह पुलिस का काम है, लेकिन आप खुद एक मर्डर अटेम्प्ट की शिकार होकर हटी हैं, साथ में आपका बेटा भी। आप नहीं चाहती कि कातिल पकड़ा जाए ताकि आप अपने आप को आइंदा किसी वारदात से महसूस कर सकें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जो मुनासिब लगे कीजिए। थैंक यू। तभी गलियारे में से सोफिया की आवाज़ आई। अब क्या हुआ इधर? क्या फिर कोई पॉइजन केस? कुछ नहीं हुआ सोफिया, जाके सो जाओ, लीलावती बोली। रमाकांत ने उस व्यवधान का फ़ायदा उठाया। वो खुद सुनील के पास पहुंचा, उसे उसका कंधा पकड़कर हिलाया। ओए उठ जा माँ सदके के। सुनील ने हौले से तनिक पहलू बदला, होठों में कुछ बुदबुदाया। सिडेटिव का गहरा असर जान पड़ता है, लगता है नर्स को बुलाना पड़ेगा। ओए ठीक तो है ना? कोई जवाब तो दे। सुनील ने एक बार आंखें फड़फड़ाई और फिर कुर्सी में और गहरा धसक गया। देखो तो उसे, आज एक्टिंग में शाहरुख खान का पानी पिला के मानेगा ये, प्रभुदयाल तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। जनाब, आप मेरे यार की इंसल्ट कर रहे हैं। भड़कने का शानदार अभिनय करता, रमाकांत बोला। इसकी प्रॉब्लम को समझने की जगह इसकी खुली उड़ा रहे हैं। जहन ने जो किया सो किया। अगर आप अब इसे कुछ हो गया तो इसकी हालत के आप ही जिम्मेदार होंगे। काफ़ी हो गया ड्रामा, मैं दुरुस्त करता हूँ इसकी हालत। बाजू हटो। प्रभुदयाल ने रमाकांत को जबरन एक तरफ किया और फिर जोर से सुनील को झटकोरा। सुनील ने बड़ी मेहनत से आंखें खोली और फिर बंद कर ली। सोने दो, वो बुदबुदाया। सुनील उठ जा, गवर्नमेंट नाराज हो रही है। सुनील ने आंखें खोली, रमाकांत की तरफ देखा। एक क्षण पलकें यूं फड़फड़ाई जैसे उन्हें फोकस में करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, रमाकांत तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वीरे मेरे, तू अपनी सुना, यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहाँ हूँ? अब ये पूछेगा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, प्रभुदयाल ने कहा। सुनील होश में, अब बता सरकार को यहाँ कैसे पहुँच गया? तुम्हारी की तलाश में निकला था, बस तुम्हारे वाले कमरे में पहुँचा, तुम्हें गहरी नींद में पाया। आवाज़ दी, तुमने सुना नहीं, बुलाया तो बोले नहीं। तो फिर जब तुमने नहीं उठे तो मैंने तुम्हें जबरन जगाना ठीक नहीं समझा। मैंने तुम्हारा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाहर आ गया ताकि तुम्हें मेरी आहट मिल जाए। बाहर गलियारे में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया, पर हवा ठंडी लग रही थी। फिर इस कमरे का दरवाज़ा खुला देखा, मुझे लगा ऑफिस है, तो यहाँ आकर बैठा और कुर्सी में ढेर हो गया। शायद सिडेटिव के असर में मुझे सुध नहीं रही। और प्रभुदयाल बोला, और क्या? बस कहानी ख़त्म। कैसी कहानी? जो तुमने अभी सुनाई। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। वॉट एवर आई हैव सेड इज़ गॉड्स ट्रूथ। हो, मुझे अच्छा तुम्हारे गॉड ट्रूथ का तजुर्बा है और तुम्हारी हरकतों का भी। मैंने कोई बेजा हरकत नहीं की है तो बताओ क्या किया? तुम बताओ तुमने क्या किया है? मैं तो बता चुका, जो कहानी तुमने सुनाई है। आई रिपीट, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। मालिको, आप इसके नासाज तबीयत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देकर इसके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं हम दोनों की जान जाते जाते बची है। नहीं भूल रहा हूँ, इसलिए इस वक्त इसने जो कुछ भी किया है इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। लेकिन रिपोर्टर साहब, उसने घूर कर सुनील को देखा। फिर कहता हूँ, ये ना समझ लेना कि मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास आ गया है। सुनील ने लीलावती की तरफ देखा। दोनों की निगाहें मिली तो लीलावती ने पलक तक न झपकी। वो जानता था कि वो चाहती तो उसकी कहानी को झूठा साबित कर सकती थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ऐसा नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो ऐसा करती तो उसे अपनी करतूत भी बयान करनी पड़ती, जिसका कि वो चश्मदीद गवाह था। उस घड़ी वो सिचुएशन सुनील को सूट करती थी। अब याद कर लो कि तुम कौन हो, कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है, और फूटो यहाँ से, प्रभुदयाल कह रहा था। कहाँ फूटूं?
जहाँ भी तुम्हारा दिल चाहे। सुनील रमाकांत की तरफ घूमा, बोला, गाड़ी चला सकोगे? हाँ, रमाकांत बोला। तो फिर घर चलो यार, यहाँ तो कोई सोने भी नहीं दे रहा। हाँ ज़रूर। सुप्रभात आंटी जी। लीलावती ने मुंह फेर लिया। पैरी पौना बेबे, रमाकांत बोला। लीलावती ने जलती आंखों से उनकी ओर देखा और फिर दोनों यार वहाँ से रुखसत हो गए। आखिरी दिन 28 जनवरी 10:30 बजे सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे क्लब की पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में बैठा चाय पीते और सिगरेट के कश लगाता अखबार पढ़ता दिखा। आओ प्यारो। उसे देखकर वो अखबार एक और डालता बोला। शुक्र है जाग रहे हो। सुनील उसके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मैंने समझा कि झंझोड़ के जगाना पड़ेगा। यार, सुंदरबन से लौटने के बाद लाख कोशिश करने पर भी नींद नहीं आई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने दिन या रात के किसी भी पहर सोने की कोशिश की हो तो सो ना सका हूँ। तेरी क्या खबर है? मैंने तो कोशिश ही नहीं की सोने की। 7 बजे तो घर जाकर लगा था। उसके बाद नहा धोकर कपड़े बदल कर ऑफिस चला गया। कुछ अर्सा वहाँ काम किया, अब यहाँ आ गया हूँ। काम किया? क्या काम किया? वही नौकरी की। ओए होए, मेरे को भूल जाता है ना, तू नौकर है। नौकर? ओए, नौकर का तो काम ही होता है नौकरी। लानत। अब बताती तबीयत कैसी है? अभी तो झोल झाल ही है, लेकिन हो जाएगी ठीक। तू बता, तू कैसे आया यहाँ सवेरे सवेरे? एक काम है। हाँ, वो तो हो गई, वरना कहीं तुझे याद आती अपने बर्थडे भापा जी की। बोल, क्या काम है? जवाब में सुनील ने उसे किन्नरियों के नाम से जानी जाने वाली नायाब कलाकृतियों की वो कहानी सुनाई जो उसने महाजन से सुनी थी। अपनी कहानी में वो बोला, महाजन ने मूर्तियों के ऐसे 2 लॉट्स का जिक्र किया था, जिनमें से एक का, सोने के 8 मूर्तियों का, वो कहता था कोई अता पता नहीं था, और दूसरे लॉट का हो सकता था कि कोई अस्तित्व ही ना हो। दूसरी बात का खुलासा कर। दूसरा लॉट 192 मूर्तियों का होना चाहिए था, लेकिन महाजन कहता था कि बरामद 96 हुई थी। बाकी कहाँ गई? मैंने ये भी सवाल किया था। वो कहता था कि हो सकता है कि सोने की मूर्तियों के प्रोटोटाइप के तौर पर कुछ जमा 96 मूर्तियाँ ही बनाई गई हों। 192 वाली बात अफवाह हो? हाँ, हो तो सकता है। खैर, आके मैं ये चाहता हूँ कि राजनगर के एंटीक डीलर्स में कोई ये अफवाह फैलाए कि बाकी की 96 मूर्तियाँ या सोने के 8 किन्नरियाँ बरामद हो गई। मोतियाँ वाले हो। जब सोने वाली मूर्तियों को नेशनल हेरिटेज बताते हो तो उनका नाम लेना तो गलत होगा। शरेआम ऐसी किसी मिल्कियत का दावा करने वालों को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नहीं ले जाएगी, क्योंकि दावे के कोई इश्तिहार थोड़ी छपवाने हैं। लेकिन चलो, सोने वाली मूर्तियों का जिक्र खारिज कर देते हैं। बाकी 96 मूर्तियों के जिक्र से भी कोई सरकारी पंगा हो सकता है। हाँ, अरे मूर्तियों का जिक्र ही तो करना है ना, अफवाह ही तो फैलानी है उनकी बरामदी की। उन्हें पेश थोड़ी ही करना है। अच्छा, पेश नहीं करना? नहीं करना। और बिना सबूत के कोई इस बात पर विश्वास कर लेगा? वो तो विश्वास दिलाने वाले का मुनहसर है। चालाकी से, होशियारी से, दानिशमंदी से काम लेगा तो विश्वास दिला लेगा। क्यों नहीं दिला लेगा? मैं करूँ ये कोशिश? नहीं, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि इस अफवाह के सिलसिले में जो लोग मेरा निशाना है, तुम उनमें जाने पहचाने जा चुके हो। ओह, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा निशाना सुंदरबन वाला जमूरे हैं? हाँ, वही है। जौहरी ये काम कर सकता है। मेरे जहन में भी उसी का नाम था, तो पहले ही बोल देना था। अब बोल दिया। जौहरी की कहानी ये होगी कि वो एंटीक्स का मामूली दलाल था, जिससे कि इत्तेफाक से उस जगह की खबर लग गई थी जहाँ की बाकी की 96 मूर्तियाँ दफन थी। लेकिन क्योंकि उस जगह को खरीदने और उसकी खुदाई करवाने लायक सरमाया उसके पास नहीं था, इसलिए उसे एक पार्टनर की ज़रूरत थी जो कि मूर्तियों की बरामदी के अभियान को फाइनेंस कर सके। तेरा चूल्हा मेरी दाल की शरायत पर? हाँ, अलबत्ता उसे इस बात पर जोर बराबर रखना होगा कि उसकी खोज वो बड़ा जखीरा है जिसका आधा हिस्सा पहले रंजीत महाजन के हाथ लग चुका था। ऐसा कहे बिना किसी पर उन मूर्तियों को बेशकीमती होने का रौब गालिब ना होगा। और कोई नए जखीरे का अता पता पूछे तो उसे गोलमोल जवाब देना होगा, जिससे सुनने वाले को इतना ही हिंट लग सके कि वो जखीरा कहीं राजस्थान में था और जिस प्रॉपर्टी में था वो रेगिस्तान रेत के किसी अंबार के नीचे दबी पड़ी थी।
भाई किसी अफवाह को स्थापित करने के लिए भी तो कोई सबूत चाहिए होता है ना। वो जाहिर करेगा कि मूर्तियों के उस खजाने की पार्टनरशिप के एवज में एक लोकल एंटीक डीलर से, जिसका कि वो नाम नहीं लेगा, उसे 2 लाख रुपए बयाना हासिल भी हो चुका है। जब डील हो गया था तो पार्टनर की ज़रूरत का क्या मतलब? डील नहीं हो गया था, सिर्फ बयाना हासिल हुआ था। और वो बयाना 40-60 की पार्टनरशिप की पेशकश का था, जबकि उसे 50-50 के पार्टनर की तलाश थी। ऐसा पार्टनर हासिल हो जाने पर उसे बयाना वापस कर देने का अधिकार था। वो बयाना मिलना भी उसकी कामयाबी थी, जिससे कि वो राजनगर के बारों में सेलिब्रेट करता फिरता दिखाई देगा। यूं पैसा उड़ा देगा तो बयाना वापस कैसे होगा? अगर उसे 50-50 का मनपसंद पार्टनर ना मिला तो बयाना वापस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मिल गया तो 2 लाख रुपए की क्या औकात है, नया पार्टनर दे देगा। तो सब कुछ सोचे बैठा है। हाँ, जौहरी सेलिब्रेशन में जो नकदू उड़ाएगा वो कौन देगा? ये भी कोई पूछने की बात है पूछने की बात। और खबरदार जो मेरा नाम लिया तो किसका नाम लूँ? यहाँ कोई दिखाई दे रहा है मुझे तो वीर मेरे, वहाँ पहुँच जहाँ कोई और दिखाई दे रहा हो। अच्छे यार चाय पी तो रहा है गोद में बैठ के, खून क्यों पीना चाहता है? क्योंकि वो नौशादा और फिटकरी में उबाला खून है ना तेरा। ऐसा खून मुझे कहाँ मिलेगा? ड्रैकुला। सुनील हंसा। मरो मत, जौहरी बहुत ही आपे से बाहर हो जाएगा तो भी 10-15 हज़ार रुपये ही उड़ा पाएगा। मुझे हाल ही में कहीं से 50,000 रुपये मिलने वाले हैं, वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस भी कर। शू मेकर। शाबाशी। अब बोल कहाँ से मिलने वाले हैं? तुम्हें इससे मतलब? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। अच्छा, इतने बुरे दिन आ गए मेरे? वो बुरे दिन आए तेरे दुश्मनों के। तो फिर कुछ नहीं। यहाँ से कहीं झूठ बोला जाता है? बोलना कुछ नहीं। अब छोड़ पीछा उस बात का और ये बता, इस सारे ड्रामे का हासिल क्या होगा? हासिल इस बात पर मुनहसर है कि जो दाना यूं डाला जाएगा उसे कोई चुगेगा या नहीं। चुगेगा तो हासिल अपने आप सामने आ जाएगा, नहीं चुगेगा तो खेल ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है प्यारो, तुम्हारी माया तुम ही जानो। जौहरी को एक खास हिदायत ज़रूर दे देना। तफरी के हल्ले में जो खाए पिए उसका ध्यान रखे, कहीं कोई जहर ना सड़का दे। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अपने कमरे में मौजूद था। प्रणाम माई बाप, सुनील मीठे स्वर में बोला। प्रभुदयाल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ क्षण अपलक उसका मुआयना किया, बोला, हाँ रिपोर्टर साहब बैठो। तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक तो लग रही है। बोलो यहाँ कैसे आए? वो केस की बाबत। कौन सा केस? जनाब रंजीत महाजन के कत्ल का केस। तो जाके कृपाराम से पूछो, उसका केस है। आपका भी तो केस है। खामखा आपने अपनी सारी रात खामखा खोटी की तो खामखा। कॉफ़ी पियो। एक घूंट में तो नहीं पी सकता, बहुत गर्म है। तो आराम से पियो। कहने का मतलब यही था कि टाइम लगेगा। तो आप मुझे थोड़ा केस के बारे में बताइए। क्या जानना चाहते हो? कत्ल की बाबत मकतूल का जोड़ीदार क्या कहता है? मनसुख केडिया? हाँ, कहता है महाजन ने पिछली रात उसे कहा था कि उसे एकाएक खड़े पैर कहीं खिसक जाना पड़ सकता था, इसलिए वो उसका और अपना कोई छोटा मोटा सामान पैक करके रख छोड़े। क्यों? प्रभुदयाल ने उसे घूर कर देखा। एकाएक खिसक जाना पड़ सकता था रिपोर्टर साहब, क्योंकि तुमने उसे ऐसी राय दी थी। हाँ दी तो थी, पर क्यों दी थी तुमने ऐसी राय? वो वहाँ एक कमबख्त वकील मौजूद था जो उसका पुलंदा बांधने की फ्राक में था। मुझे उससे अंदेशा था कि वो महाजन को किसी जाल में फंसाने के लिए उसके खिलाफ कोई खेल खेलेगा, और बाद में मेरा अंदेशा सच भी निकला। उन लोगों ने महाजन के खिलाफ पहले ही कोर्ट में फ्रॉड का केस दायर किया हुआ था। अदालत ने महाजन की पेशी के लिए सम्मन जारी किए हुए थे, जो कि वो वकील मधुप तोशनीवाल महाजन को सर्व करना चाहता था, जो कि वो नहीं कर सका। तुम्हारी राय पर अमल करता महाजन पहले ही खिसक गया। हाँ, फ़ायदा? अंत पंत तो ऐसा सम्मन सर्व हो नहीं होता। अंत पंत में टाइम लगता है, और टाइम की दरकार महाजन को एज पर लीगल ओपिनियन हासिल करने के लिए भी थी। प्रभु, मैंने इस बाबत एडवोकेट चैटर्जी से बात की थी। महाजन अगर जिंदा होता तो चैटर्जी उसे फ्रॉड का केस दायर करने वालों का डिमोशन ऑफ कैरेक्टर का
क्रिमिनल हैरेसमेंट का और अटेम्प्ट ऑफ ब्लैकमेल का काउंटर केस करने की राय देते। बहरहाल बात ये हो रही थी कि मेरी राय पर अमल करता महाजन खिसक गया। हाँ, केडिया कहता है कि उसे महाजन की नाजुक तंदुरुस्ती की फिक्र थी, इसलिए अपने हाउस ट्रेलर में उसने उसके आराम से सफ़र करने का इंतज़ाम किया था। और वो हाउस ट्रेलर मैंने देखा था, वो एक रेगुलर बेडरूम जैसा आरामदेह है। केडिया के साथ एक लड़की थी, उसका क्या किया? महाजन के इमरजेंसी के मद्देनज़र उसने उसे फ़ौरन वहाँ से रुखसत कर दिया। केडिया कहता है कि वो लड़की दिशा भटनागर तो एक तरह से उल्टे पैर ही वहाँ से लौट गई थी, और केडिया महाजन को हाउस ट्रेलर में सवार कराकर चुपचाप वहाँ से निकल चला था। हाँ, फिर केडिया कहता है कि कोठी से निकलते ही महाजन की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने रास्ते में ट्रेलर रोक कर महाजन का मुआयना किया था, तो ये जानकर उसके छक्के उड़ गए कि उसमें ऑर्सेनिक पॉइजनिंग के वही लक्षण दिख रहे थे जो कि पहले लीलावती और उसके बेटे भूपेंद्र में देखे गए थे। तब केडिया ने गोली की तरह डॉक्टर पावा का रुख किया, लेकिन डॉक्टर घर पर नहीं निकला। तब उसने झेरी के सिविल हॉस्पिटल का रुख किया। वो ऐसी शैतानी रफ्तार से जीप चला रहा था कि रास्ते में पुलिस ने उसे रोका। उसने पुलिस को बताया कि ट्रेलर में जहर से मरता महाजन पड़ा था, तो पुलिस ने उसे चले जाने दिया। लेकिन हॉस्पिटल उसकी लाश ही पहुंची, वो पहले मर चुका था, गोली खाकर। हाँ, ये स्थापित हो गया कि मौत की वजह गोली थी। हो जाएगा, यानी कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, शाम तक आएगी, फिर दर्शन देना। शुक्रिया। बहरहाल मरा गोली से है। पुलिस की तफ्तीश यही कहती है, तस्दीक पोस्टमार्टम से होगी। लेकिन जहर से भी मर ही रहा था, शूट ना किया जाता पुलिंदा तो बनना ही था उसका। शायद। जहर वाला वाक़या तो सोफिया के किचन में हुआ। गोली किसने चलाई, कब चलाई और क्यों चलाई, मालूम करो। कुछ पता चले तो मुझे ही बताना। टाल रहे हो माए बाप? हाँ। क्या? हाँ, टाल रहा हूँ। ठीक है, टल जाता हूँ। कॉफ़ी का शुक्रिया। प्रभुदयाल ने सहमति में सह हिलाया। सुनील ने उसे एक उंगली का सैल्यूट मारा और वहाँ से रुखसत हुआ। नीचे पहुंचकर वो पार्किंग में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। मिस्टर सुनील? यस, कौन? मैं सोफिया रेनाटो। तुम मेरे को अपना नंबर दिया, मैं फ़ोन लगाया। अच्छा किया। कहाँ से बोल रही हैं? इधर राजनगर में है। यहाँ कैसे आई? वो मेरा हस्बैंड फ्रैंकी मेरे साथ है। वो एडवोकेट तोशनीवाल फ्रैंकी से बात करना मांगता। कल तुम बोला कि ऐसा डायलॉग में तुम फ्रैंकी के साथ होना मांगता। मैं फ्रैंकी को इधर आने को बोला ताकि तुमरे को सुंदरबन ना जाना पड़े। यू आर सिक नो? अब मैं ठीक हूँ मैडम। दैट्स गुड न्यूज़। अभी क्या बोलेंगा? मैडम, कल जो मैंने बोला था यूँ ही खुंदक में तोशनीवाल की मुखाफलत करने के लिए बोला था। मैं नहीं समझता कि फ्रैंकी के साथ मेरी मौजूदगी उसका कोई भला कर सकता है। तोशनीवाल से बातचीत के वक्त उसके साथ कोई वकील होता तो बेहतर होता। तो तुम नहीं आना सकता? मैं डेफिनेटली आना सकता, क्योंकि जो बोल दिया सो बोल दिया। दैट्स गुड। ठीक है, देखते हैं क्या होता। वकील से बातचीत ही तो करनी है, कोई फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। ब्रोबा बोला। ऑल द सेम, तुम क्या करेगा? पंगा करेगा, कंफ्यूज क्रिएट करेगा, खीर में मक्खी डालेगा, कुछ संवरता दिखाई नहीं देगा तो कुछ बिगाड़ेगा। बिगाड़ने के तरीके ज़्यादा होते हैं संवारने में। You said it. You are a very sharp young man. I am sure you will do some good for Frankie. देखेंगे। अभी आप इस वक्त किधर हैं? मुगल बाग में, जिधर के एडवोकेट का ऑफिस है। तुम किधर है? मैं करीब हूँ, पर अभी आता हूँ। पता बताइए। ठीक है, 5 मिनट में पहुँचता हूँ। थैंक यू। सुनील ने मधु को तोशनीवाल के सजे धजे आधुनिक ऑफिस में कदम रखा। रिसेप्शनिस्ट युवती ने उसकी तरफ देखा। सुनील ने उसकी ओर तवज्जो न दी। उसने सोफिया को परे एक सोफे पर बैठा पाया। वो उसकी तरफ बढ़ा। फ्रैंकी कहाँ है? उसने पूछा। एडवोकेट के पास, उसका ऑफिस में। उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। जब तक तुम उसका बाजू में नहीं होएगा वो मुंह नहीं खोलेगा। मैं फ्रैंकी के बोल के रखा। गुड। और कौन है भीतर? भूपेंद्र चावरिया। आइए। सोफिया तत्काल उठ के खड़ी हुई। माय नेम इज़ सुनील। वो रिसेप्शनिस्ट से बोला। प्लीज़ टेक मी टू योर एम्प्लॉयर। मिस्टर सुनील फ्रॉम प्लानट अर्थ।
रिसेप्शनिस्ट ने उलझनपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा, फिर सामने पड़े एक फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। वो कुछ क्षण उसमें बुदबुद आई, फिर उसे वापस रखते हुए बोली, यू मे गो इन सर। कहाँ है इन? सुनील ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। सोफिया के साथ सुनील आगे बढ़ा और बंद दरवाज़ा धकेल कर भीतर दाखिल हो गया। भीतर एक विशाल मेज़ के पीछे एग्जीक्यूटिव चेयर पर तोशीवाल विराजमान था। मेज़ के सामने विजिटर्स चेयर में दो पर अलग अगल बगल भूपेंद्र चावरी और फ्रैंकी डोनाटो मौजूद थे। हेलो, सुनील ने कहा, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। तोशीवाल ने कुछ क्षण अपलक उसकी तरफ देखा और फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया। सुनील ने पहले सोफिया के बैठने का इंतज़ार किया और फिर खुद बैठा। उसने सहज भाव से तोशीवाल की तरफ देखा। तोशीवाल खड़ा खड़ा तो फुर्दकता ही था, पर कुर्सी पर भी टिक के नहीं बैठा हुआ था। वो बार बार पहलू बदलता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे उसके पाँव ज़मीन पर ना टिके हों। सो, तोशीवाल कहा। व्हाट सो? सुनील बोला। अब क्या मेरी शक्ल किसी ऐसे शख्स से मिलती है जो यतीम खाने से चंदा लेने आया हो? व्हाट डू यू मीन? क्या मैं बोलूँ? आपको मेरा वेलकम करना चाहिए था। वेलकम, दैट्स बेटर, थैंक यू। कुछ पियोगे? क्या? कुछ भी, जो चाहोगे हाजिर कर दिया जाएगा। गुड। अभी तो मुझे कुछ नहीं पीना। चलिए, पर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चाय मंगवा दीजिए। ठीक है। उसने फ़ोन पर चाय लाने के लिए बोला। एक चपरासी के चाय लेकर आने तक ऑफिस में खामोशी रही। तोशनीवाल को छोड़कर चपरासी ने सबको चाय सर्व की। सुनील की भवें उठी। मैं चाय नहीं पीता। नहीं पीते या पीते ही नहीं? मॉर्निंग में बैटरी लेता हूँ, उसके बाद सारा दिन नहीं। ऐसी फ्रैंकी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मैं हाजिर हूँ। तुम्हारी ज़िद है फ्रैंकी से मेरी बातचीत के दौरान मौजूद रहने की, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारी मौजूदगी से इसका कुछ संवरने वाला नहीं है, तो बिगड़ने वाला भी नहीं होगा। फिर भी इसकी पेशी कोर्ट में नहीं है। इसका आपके किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। फिर भी ये यहाँ हाजिर है तो समझिए कि इसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। सीधी सच्ची बात कहीं भी कही जा सकती है, इसलिए यहाँ मौजूद है। तुम्हें क्या पता जो बात इसने कहनी है वो सीधी है और सच्ची है? हाँ, मुझे नहीं पता। तो इसने आपसे बात करना कबूल किया है ना? हाँ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। हाँ, इसके नाम कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं। ये किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो रहा। बिल्कुल जाहिर है, ये बात इस पर भी जाहिर है। हाँ, फिर भी इसे आपके पूछताछ से गुरेज नहीं, तो ये सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि जो बात इसने कहनी है वो सीधी होगी, सच्ची होगी। अच्छी बहस कर लेते हो, वकीलों की तरह। सुनील खामोश रहा। फ्रैंकी, सुनील को कब से जानते हो? कभी से भी नहीं, फ्रैंकी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। ये मेरी इससे पहली मुलाकात है। हेलो माय डियर। हेलो, सुनील ने बोला। फिर भी तुम्हें इस पर इतना एतबार है? तोशनीवाल बोला। बॉस, फ्रैंकी बोला, मुझे किसी के एतबार की, किसी की हिमायत की, किसी की कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, इसलिए कोई मेरे साथ है या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा? हाँ, माई वाइफ सेड सुनील इज़ अ नाइस मैन, सो ही इज़ अ नाइस मैन, सो ही इज़ देयर। एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। सुनील इधर है तो सोफिया खुश, सोफिया खुश तो मैं खुश। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बहरहाल, वालपोई वाले डील से ताल्लुक़ रखते मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से तुम्हें कोई गुरेज नहीं? नहीं। जो पूछा जाएगा उसका सीधा सच्चा जवाब दोगे? बिल्कुल। कोई 6 महीने पहले तुमने भूपेंद्र चावरिया से कोई बात हुई थी? हाँ, हुई होगी। मेरी भूपेंद्र से अक्सर बातें होती हैं, तब भी हुई होगी। मेरा इशारा एक ख़ास बात की तरफ है। क्या ख़ास बात? 6 महीने पहले तुमने भूपेंद्र को बोला था कि वालपोई के करीब के एक गांव की ज़मीन में सेंट फ्रांसिस की एक प्राचीन मूर्ति दबी हुई थी। हो सकता है कहा हो सकता है ना भी कहा हो, मुझे कुछ याद नहीं। वजह? क्या वजह? कुछ खास नहीं। क्या? वो क्या है, मेरी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जबकि मैं नहीं रहता। अक्सर जॉनी, जो कि मेरा दोहरा व्यक्तित्व है, मेरा अक्स है, मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी है, मेरी कमान अपने हाथ में ले लेता है। तब मैं नहीं रहता, तब मैं अपना अक्स जॉनी बन जाता हूँ। तब जो करता है जॉनी करता है, और जो जॉनी करता है उसकी मुझे खबर नहीं लगती।
जब जॉनी मेरे को अपने कब्जे में ले लेता है ना, तो मेरा वजूद एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है। ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा तब होता है जब एकाएक मेरा गला सूखने लगता है। एक अजीब सी प्यास मुझे एकाएक सताने लगती है। एक अजीब सी तलब मुझे एकाएक भड़काने लगती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि जॉनी आ रहा है। तब मेरे कदम अपने आप ही किसी ऐसी जगह की तरफ उठने लगते हैं जहाँ की वो प्यास बुझ सकती है। जैसे कि किसी बार की तरफ। हाँ, जॉनी की वजह से। कमबख्त पक्का बेवड़ा है, बहुत पीता है। पी पी के अपना बुरा हाल कर लेता है, साथ में मेरा भी बुरा हाल कर देता है। मैं कहता हूँ जॉनी बस कर, पर जॉनी बस कर, लेकिन वो तो सुनता नहीं। आखिरकार क्या होता है? आखिरकार ये होता है कि मैं सुबह जैब उठ के खड़ा होता हूँ तो मेरा सर फट रहा होता है और जॉनी खिसक चुका होता है। रात को जी भर के मौज खुद कर लेता है और सुबह हैंगओवर मेरे पल्ले डाल जाता है। तुम ये कहना चाहता हो कि जब जॉनी एक्टिव होता है तो उस दौर तुम्हें कोई बात याद नहीं रहती? हाँ, इसलिए 6 महीने पहले भूपेंद्र से हुई बात तुम्हें याद नहीं? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किन्हीं एंटीक्स के बारे में उससे बात कर रहा था कि एकाएक मेरा गला सूखने लगा था। एक अजीब सी प्यास, एक अजीब सी तलब मुझे सताने लगी थी। और उसके बाद मुझे इतना ही याद है कि कोई 2 दिन बाद जब मेरे होशो हवास मेरे काबू में आए थे तो मुझे हैंगओवर सता रहा था और मेरी जेब नोटों से भरी हुई थी। तुमने वालपोई वाली ज़मीन से सेंट फ्रांसिस की एक नकली मूर्ति बरामद कराई थी। वैसी और भी कई मूर्तियां ज़मीन में दबी होने की संभावना भूपेंद्र पर व्यक्त की थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन हुआ तो ऐसा बराबर था। हुआ था तो जॉनी ने किया होगा। सेंट फ्रांसिस की मूर्ति वाली बात ज़रूर तब हुई होगी जबकि कब्ज़ा जॉनी का चल रहा था। वो मूर्ति नकली थी। नकली? क्या मतलब? सेंट फ्रांसिस की नहीं थी? सेंट फ्रांसिस की ही थी, लेकिन ताजी बनाई हुई थी, जबकि तुमने उसे पुरानी मूर्ति बताया था। मैंने ऐसा किया था? हाँ, मुझे तो याद नहीं। अव्वल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब हुआ होगा तो जॉनी ने किया था। कब किया था? ये जॉनी कब तुम पर हावी हुआ था? तब जबकि वालपोई की ज़मीन की डील की बाबत तुम भूपेंद्र से बात कर रहे थे। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। वैसे ऐसी कोई बात चली तो हो सकती है क्योंकि वो ज़मीन सोफिया की थी, वो उसे बेचना चाहती थी। हो तो सकता है कि मैंने उस बाबत कोई बात चलाई हो, लेकिन बात ही चलाई होगी मैंने। बात का कोई नतीजा मुझे नहीं मालूम, और उसके बाद कुछ हुआ होगा तो जॉनी के किया होगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? हाँ, जॉनी जिम्मेदार है, जो तुम्हारा डबल है, तुम्हारा अक्स है। हाँ, तो तुम पर कब्जा कर लेता है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तुम्हारी जानकारी के बिना कोई बेजा हरकतें वो करता है, और जब वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है तो उन हरकतों के लिए जिम्मेदार तुम ठहराए जाते हो। हाँ, इसलिए 6 महीने पहले तुम्हें अंदेशा तक नहीं था कि ये जॉनी भूपेंद्र चावरिया से फ्रॉड करेगा ना? कैसे होता? भूपेंद्र तो मेरा दोस्त है, इसके साथ फ्रॉड करने का मैं सपने में ख्याल नहीं कर सकता। फ्रॉड तो बहुत बड़ी बात है, मेरे किए तो इसका बाल भी पाका नहीं हो सकता। लिहाजा वो ज़मीन तुमने ऊंचे दामों पर भूपेंद्र को बेचने की कोई कोशिश नहीं की थी? न तुम्हारी ऐसी कोई मंशा थी? नहीं। तब जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि तुम पर जॉनी के कब्जे का दौर चल रहा था। हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, अलबत्ता जॉनी के कब्जे के दौर वाली बात ठीक है। ये कब्ज़ा तब भूपेंद्र से बात होने से एन पहले भी था, उसी दिन जबकि आपकी ये बात चली होने की बात कहते हैं। उसी दिन या उसे 1 आध दिन आगे पीछे? नहीं, तब तो जॉनी मेरे से दूर था, लेकिन उसका मेरे से दूर होना भी उसकी आमद की तरफ ही इशारा होता है। ज़्यादा दिन वो मेरे से दूर नहीं रहता। उसे टले जरा देर हुई नहीं कि मुझे प्यास ने जकड़ा नहीं। लिहाजा भूपेंद्र से बात होने से पहले वो दौर था जबकि 3-4 दिन से तुम जॉनी के कब्जे से आज़ाद थे। हाँ, तो फिर तूशनीवाल का स्वर एकाएक कर्कश उठा। ऐसा क्यों कर हुआ कि भूपेंद्र से बात होने के वक्त तुम्हारे अधिकार में सेंट फ्रांसिस की खास तौर से तैयार करके पुरानी की गई नकली मूर्ति थी? क्या? अगर सब किया धरा जॉनी का था और ऐसा उसने तुम पर एकाएक कब्जा बनाकर किया था, तो सेंट फ्रांसिस की वो नकली मूर्ति जो कि फ्रॉड की बुनियाद थी,
पहले से तैयार क्यों थी? अब वो भूपेंद्र चावरिया को पेश के लिए तुम्हारे पास उपलब्ध क्यों थी? मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी। बराबर थी, जो कि तुमने भूपेंद्र को दी थी। पूछो इससे। भूपेंद्र पहले ही सहमति में सर हिलाने लगा था। मैंने कोई मूर्ति भूपेंद्र को नहीं दी थी। ये तो कहता है कि दी थी। हाँ, इसके कहने से क्या होता है? होता है तो फिर मेरे कहने से भी होता है। अगर मूर्ति की बाबत इसका कहा चल सकता है तो मेरा कहा भी चल सकता है। इसका कहा गया खुदा का हुक्म है। इसने कहा कि तो क्या कोई सरकारी बात हो गई? सरकारी सनद हासिल है। तुम्हारा दावा है कि भूपेंद्र से उस बात के दौरान जिसका समापन वालपोई की ज़मीन का सेल डीड साइन करने और कीमत अदा की जाने पर हुआ था, तुमने सैन फ्रांसिस की कोई मूर्ति इसे ये कहकर नहीं दी थी कि वो वालपोई वाली ज़मीन से बरामद हुई थी? नहीं दी थी। पक्की बात? हाँ। गारंटी? हाँ। कैसी पक्की बात? कैसी गारंटी? अभी खुद तो तुम कबूल करके हटे हो कि भूपेंद्र से सौदे की उस बातचीत में तुम नहीं, तुम्हारा अक्स जॉनी शामिल था। तब तुम्हारा वो डबल तुम पर हावी था जिसे तुम जॉनी कहते हो। तब बकौल तुम्हारे जॉनी का कब्जा चल रहा था। तुम्हें क्या मालूम था कि जब जॉनी ने क्या किया और क्या नहीं किया? फ्रैंकी के मुंह से तत्काल बोलना फूटा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जोर से थूक निकला। कनपटी ठकठकाते हुए बेचैनी से इधर उधर देखने लगा और एकाएक बदले स्वर में बोला, दरअसल मैं कुछ भूल रहा था, और जो मैं भूल रहा था अब मुझे बाखूबी याद आ रहा है। दैट्स वेरी गुड। पुरानी बात है ना, 6 महीने कोई कम वक्फा तो होता नहीं। आई अंडरस्टैंड। अब बोलो, क्या याद आया तुम्हें? ये याद आया कि उस वक्त जॉनी का कब्जा नहीं चल रहा था। उस वक्त मैं नशे में था, बल्कि ये समझो कि मैं टुन था। तो 6 महीने पहले जब वालपोई की ज़मीन की बाबत तुम्हारी भूपेंद्र से बात हुई थी, उस वक्त तुम नशे में थे। ये याद तुम्हें अब आ गया? हाँ। तुम्हारी याददाश्त इसलिए दगा दी गई क्योंकि तुम नशे में थे, ना कि इसलिए कि तुम्हारा अक्स जॉनी कब्जा जमाए हुए था। हाँ। जॉनी का उस बात से कोई लेना देना नहीं ना। तब की बात तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि तुम टुन थे। हाँ। तुम्हें किसी सौदे की याद नहीं। तुम्हें सौदे के एवज में हुई किसी पेमेंट की याद नहीं। हाँ। तो फिर ये कैसे याद है कि तुमने भूपेंद्र को कोई मूर्ति नहीं दी थी? अभी कैसे तुमने ये बात खम ठोक कर कही कि तुम्हारे पास कोई मूर्ति नहीं थी? तुमने भूपेंद्र को कोई मूर्ति ही नहीं दी। फ्रैंकी से जवाब देते न बना। अब ये कबूल करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं कि तुमने फ्रॉड किया है। वो कबूल करने से क्या हो जाएगा? पैसा वापस कर दो, खत्म माफ़ हो जाएगी। फ्रैंकी ने पनाह मांगती निगाहों से सुनील की ओर देखा। उधर क्या देखते हो? उसके पास क्या कोई जादू का डंडा है? ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, और तुम यही कर सकते हो कि अपना गुनाह कबूल कर लो। वेल, जादू का डंडा तो नहीं है मेरे पास, सुनील बोला। तो समझाओ इसे कि। ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन पहली बात ये। कौन सी पहली बात? फ्रैंकी इस अंडरस्टैंडिंग के तहत यहाँ मौजूद है कि जब इससे कोई पूछताछ होगी तो वैसी ही पूछताछ मिस्टर चावरिया से भी होगी। आप ये बात भूल गए जान पड़ते हैं। नहीं भूला। भूला होता तो मिस्टर चावरिया यहाँ मौजूद ना होते, तो फ्रैंकी भी यहाँ मौजूद नहीं होता। अब मिस्टर चावरिया से पूछताछ बेमानी है क्योंकि फ्रैंकी का गुनाह साबित हो चुका है। हाँ, आप समझते हैं कि साबित हो चुका है। क्यों, तुम नहीं समझते? चलिए मैं भी समझ लेता हूँ। खुश? मिस्टर सुनील, सोफिया ने कहना चाहा। सुनील ने इशारे से उसे खामोश किया, तोशनीवाल की तरफ देखा। हाँ, खुश? तोशनीवाल संतोषपूर्ण स्वर में बोला। तो इसी खुशी में मुझे मिस्टर चावरिया से चंद मामूली सवाल पूछने की इजाज़त दे दीजिए। पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? भूपेंद्र जी, आप नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस के मौजूदा एमडी हैं? हाँ। कब से हैं? 2 साल से। इस कंपनी में आपका मौजूदा दावा आपकी बहन वसुंधरा महाजन की वसीयत की वजह से बना था। हाँ, यही समझ लो। बतौर एमडी कंपनी के बिजनेस से ताल्लुक़ रखते तमाम फैसले आप करते हैं। हाँ भाई, इन्हीं कामों के लिए एमडी होता है। इसलिए डायरेक्टर साहिबान उस डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं जिसमें कंपनी का कारोबार सुचारू रूप से चलाने की सबसे ज़्यादा प्रतिभा हो, और जो कि आप में है, सबसे ज़्यादा प्रतिभा। कोई शक? ज़रा भी नहीं। आप सूरत से ही बड़े काबिल और ज़हीन
कॉपीराइट बॉस लगते हैं। वो खुश हो गया। सोफिया डोनाटो को आप बखूबी वाकिफ़ हैं? हाँ। कब से? यही कोई 3-4 साल से। यानी कि तब से वाकिफ़ हैं जबकि मैडम यहाँ राजनगर के बंदरगाह के इलाके में गोवानी रेस्टोरेंट चलाती थी। हाँ। फ्रैंकी से भी आपकी वही मुलाकात हुई होगी? हाँ, वही हुई थी। लिहाजा पिछले 3-4 साल से आप दोनों से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि पहले आप मैडम का रेस्टोरेंट पैट्रनाइज करते थे और बाद में मैडम मिस्टर महाजन के हाउस होल्ड का अंग बन गई बतौर कुक और हाउसकीपर। लिहाजा सुंदरबन में भी फ्रैंकी से आपकी मुलाकात अक्सर होती थी। हाँ, लेकिन बीच बीच में नहीं भी होती थी। बीच बीच में कब? जब भूपेंद्र के स्वर में उपहास का पुट आ गया। जॉनी का कब्जा चल रहा होता था। ये शराब खानों की खाक छान रहा होता था। तो आप जॉनी से भी बाखूबी वाकिफ़ हैं? हाँ भाई, कैसे कोई बच सकता है जॉनी से वाकिफ़ हुए बिना? ओरिजिनल अदद को जानने वाले को उसके अक्स की तो जानना ही पड़ेगा ना। वजह फरमाया। तो 6 महीने पहले फ्रैंकी गोवा से लौटा था और इसने आपको वॉलपे की ज़मीन वाली कहानी सुनाई होगी। हाँ, इससे आकर ये संभावना व्यक्त की थी कि उस ज़मीन में एंटीक्स का जखीरा दबा हो सकता था। इसने मुझे सेंट फ्रांसिस की एक मूर्ति दिखाई जो कि इसने उस ज़मीन में से खोद कर निकाली थी। मैंने वालपोई के अपने एक परिचित एंटीक डीलर को फ़ोन किया था तो उसने तस्दीक की थी कि वहाँ के करीब के एक गांव में, जो कि सोफिया की ज़मीन थी, उसमें से खुदाई में सेंट फ्रांसिस के प्राचीन मूर्ति बरामद हुई थी। इत्तेफाक से उस बरामदगी का खुद वो एंटीक डीलर गवाह था। वो भी मूर्ति खरीदना चाहता था, लेकिन फ्रैंकी ने कहा था कि अकेली मूर्ति बिकाऊ नहीं थी, उसके साथ ज़मीन का खरीदा जाना ज़रूरी था। उस एंटीक डीलर की हैसियत के हिसाब से वो बड़ी डील थी, इसलिए उसने उसका ख्याल छोड़ दिया था और मुझे खबर की थी। यानी कि संभावित डील की आपको फ्रैंकी के बताए बिना भी खबर थी? हाँ। फिर जब फ्रैंकी ने लौट कर मुझे वो मूर्ति दिखाई थी तो मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस उसके साथ वो डील करने को तैयार था। लिहाजा कंपनी के लिए आपने वालपोई की उस ज़मीन को खरीद को अंजाम दिया। और कितने में? सौदा 25 लाख में हुआ, लेकिन हमने सौदे को मुहरबंद करने के लिए पहले सिर्फ 10 लाख की पेमेंट की थी और बाकी का 15 लाख रुपए 90 दिन में चुकता करने का करार किया था। लेकिन 90 दिन बाद कंपनी ने बाकी पेमेंट नहीं की, क्योंकि तब तक हम जान चुके थे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ था और फ्रॉड के बिना पर हम उस करार को खारिज किए जाने का केस कोर्ट में डाला गया था। फ्रॉड का पता आपको कब चला था? जब ये पता चला कि खुदाई में बरामद हुई बताई जाने वाली सेंट फ्रांसिस की प्राचीन मूर्ति नकली थी। एंटीक्स को पहचानने का आपका कोई जातिगत तजुर्बा है? हाँ, खूब है। अपनी जानकारी के लिए ऐसी बातों को तुरंत सीखने समझने की मेरे अंदर स्वाभाविक प्रतिभा है। मैंने एंटीक्स की बाबत बहुत कुछ सीखा है, बहुत जल्दी सीखा था। मेरे इस ज्ञान की वजह से ही तो मुझे एमडी की पोस्ट के काबिल समझा गया था। अगर मेरे में काबिलियत ना होती तो मैं खुद ही एमडी की पोस्ट को नकार देता। दैट्स वेरी गुड। फिर तो आप जैसे चतुर सुजान व्यक्ति को जैसा तजुर्बा एंटीक पहचानने का है वैसा इंसान पहचानने का भी होगा। क्या मतलब? फ्रैंकी की बाबत भी आप जानते समझते ही होंगे कि एक कैसा आदमी था। हाँ, वो तो है। ये सौदा कहाँ हुआ था? यहीं राजनगर में, जहाँ की कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है। तो सौदे से पहले आपने वालपोई की ज़मीन का मुआयना करवाया? खुद जाके किया जनाब। आपको सौदा चौकस लगा? हाँ। इस बात की संभावना बराबर लगी कि वहाँ से और प्राचीन मूर्तियाँ बरामद हो सकती थीं? बिल्कुल। कैसे लगी? वहाँ कुछ ऐसे टेल साइन थे जो ये बताते थे कि उस ज़मीन के नीचे कोई पुराना खंडर दफन हो सकता था, लेकिन वो टेल साइन वहाँ प्लांट किए गए थे। अपनी पड़ताल के वक्त आपको ये बात नहीं मालूम थी? मेरे ख्याल से तो ये बात आपको तब मालूम हुई थी जबकि कोर्ट में फ्रॉड का केस डालने की नौबत आई थी, नहीं? हाँ। जैसे आप फ्रैंकी से वाकिफ़ थे वैसे आप उसके अस्क जॉनी से भी वाकिफ़ होंगे। हाँ, यानी कि जानते थे कि अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को कवर करने के लिए फ्रैंकी क्या करता है। बिल्कुल, बखूबी। ऐसी काफ़ी कहानियाँ सुनी भी होंगी आपने। जबकि फ्रैंकी पर जॉनी का कब्जा हो गया था तो जॉनी ने क्या क्या किया था? उन कहानियों की बिना पर फ्रैंकी की बाबत आपकी क्या राय बनती थी? ये भी कोई पूछने की बात है? फ्रैंकी सुन रहा है, मैं कुछ कहूँगा तो नाराज़ हो जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये नाराज़ नहीं होगा। आप जो कहना चाहते हैं बेहिचक कहिए। भूपेंद्र ने फ्रैंकी की तरफ देखा।
फ्रैंकी ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। तो सुनो, भूपेंद्र बोला, ये जॉनी की कहानी बिल्कुल फर्जी है, कोरी गप है, झांसा है। इस कथित जॉनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फ्रैंकी अपनी वाहियात गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर पर्दा डालने के लिए जॉनी के नाम का इस्तेमाल करता है। जॉनी एक तरह से इसकी करतूतों की एलिबाई है। ये कन्फर्म्ड दारू मास्टर है और जो भी करतूत करता है नशे के हवाले होकर खुद करता है। पकड़ा जाता है तो जॉनी की कहानी ठोक देता है, बोल देता है जो किया इसके अक्स जॉनी ने किया, जिसकी खुद से कोई खबर नहीं। जॉनी और कुछ नहीं, एक मर्द का अपनी औरत को उल्लू बनाने का तरीका है। सोफिया कभी इसकी बात पर विश्वास कर लेती है और कभी नहीं करती। अमूमन मेरे ख्याल से कर लेती है, इसलिए फ्रैंकी की बन आती है और ये अपनी कहानी दाएं भी आजमाने लगता है। कोई इसके चैलेंज नहीं करता, इसलिए ये और शेर हो जाता है। अभी मिस्टर तोशनीवाल ने चैलेंज किया तो तुमने खुद देख लिया कैसे इसकी कहानी पिटी थी और कैसे ये खुद ही कबूल करने पर मजबूर हो गया था कि कथित जॉनी ने कुछ नहीं किया था, या जो कुछ किया था खुद इसने नशे के हवाले होकर किया था। जॉनी कोई हो तो कुछ करे ना। यानी कि जॉनी की कहानी बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल झांसा है, 100% महज एक ड्रामा। हाँ, और जो इसलिए चल जाता है क्योंकि सोफिया उसे नज़रअंदाज करके उसे बल देती है। ये समझता है कि जो झांसा सोफिया पर चल सकता है वो दूसरों पर भी चल सकता है। तो इस हकीकत से आप कब से वाकिफ़ हैं? मैं तो शुरू से वाकिफ़ हूँ जनाब। मैं तो पहले ही भाप गया था कि जॉनी वॉनी कुछ नहीं है। ये मक्कार, एक नंबर का झूठा, नशे में अपनी बेहुदा हरकतों पर अपने अक्स जॉनी की कहानी का पर्दा डालने की कोशिश करता है। ये शख्स इतना गैर जिम्मेदार, झूठा और फरेबी है कि मैं शैतान का विश्वास कर सकता हूँ पर इसका नहीं। जब ये टुन होता है तो जाहिर करता है इसके पास कोई खास जानकारी है जिसकी ये किसी को भनक नहीं लगने देना चाहता, लेकिन जरा उकसाओ तो नशे में सबक देता है। कहने का मतलब ये है कि कहने को ये ठग है, लेकिन इसकी ठगी भी कमज़ोर है। फ्रैंकी ने जलती आंखों से उसकी तरफ देखा। भूपेंद्र कुछ नहीं कह रहा फ्रैंकी, तोशनीवाल बोला। तेरा हिमायती कहलवारा है इससे। सही बात है, सच में मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, खास तौर से तुम्हारी मौजूदगी में, लेकिन ये जिद करके पूछ रहा है इसलिए कहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सुनील बोला। मैं आपको फिर आश्वासन देता हूँ, फ्रैंकी को आपकी किसी बात से कोई एतराज़ नहीं। क्यों फ्रैंकी? फ्रैंकी चुप रहा। बोलता काहे नहीं? सोफिया बोली। हाँ हाँ। क्या हाँ? भूपेंद्र मेरी बाबत अपना कोई नज़रिया बयान करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सो दिया, सुनील बोला। भूपेंद्र खामोश रहा। तो तमाम बातचीत का कुल जमा मतलब ये हुआ कि इस शख्स का क्रेडिट खराब है, ये कतई भरोसे के काबिल आदमी नहीं है। बिल्कुल, भूपेंद्र बोला। आप शैतान पर विश्वास कर सकते हैं पर इसका नहीं। हाँ, आप मेरे कारोबार से वाकिफ़ हैं? नहीं। नहीं? कल वकील साहब ने बताया तो था कल तुम्हारे बारे में कुछ, लेकिन हाँ याद आया, तुम कोई अखबार नवीस हो? शुक्र है। ये ब्लास का चीफ रिपोर्टर है। ओह, तुम वो सुनील हो? जी हाँ, वो सुनील हो, इस लंबी वाली वो वाला। भूपेंद्र चुप रहा। आपने इतना उम्दा तबसरा किया फ्रैंकी के कैरेक्टर का कि सोचता हूँ कि ब्लास के पाठकों के लिए भी काफ़ी दिलचस्प रीडिंग मटेरियल साबित होगा। लिहाजा अगर हम आपको इस स्कॉलरली बयान को अपने अखबार में छापे तो आपको कोई एतराज़? मुझे क्या एतराज़ होगा, आप बताइए। नहीं, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ होना होगा, तोशनीवाल बोला, तो फ्रैंकी को ज़रूर होगा, इसकी कलई खुलेगी। फ्रैंकी को कोई एतराज़ नहीं होगा। सच्ची बात दोहराई जाने से कहाँ किसी को एतराज़ होता है, क्यों फ्रैंकी? यस, दैट्स वेरी नोबल ऑफ हिम। जब किसी को किसी बात का एतराज़ नहीं, सुनील ने कहा, तो फिर मैं ये तमाम बातचीत को रिकॉर्ड करके कोई बुरा तो नहीं किया? क्या करके? रिकॉर्ड करके। कैसे कैसे रिकॉर्ड किया? ऐसे रिकॉर्ड किया। सुनील ने अपने कोट की ऊपरी जेब से निकालकर पत्रकारों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला सानियों का मिनिएचर टेप रिकॉर्डर उसे दिखाया। तो तुम सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों क्या? ज़रूरत क्या थी? आप अपनी ज़रूरत पूछ रहे हैं या मेरी? भाई किसी की भी। मेरी ज़रूरत ये थी कि यह बातचीत एक महत्वपूर्ण कॉपी की बुनियाद है। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ इन हैंड। तुम्हें मालूम था यहाँ क्या कहा जाने वाला था? नहीं।
तो फिर तुम्हें कैसे मालूम था कि कोई तुम्हारी ज़बान में ग्रेट न्यूज़ तुम्हारे हाथ लगने वाली थी? नहीं मालूम था, कुछ हाथ ना लगता तो हाथ झाड़ लेता। क्या मतलब? मतलब कि जो रिकॉर्ड किया उसे मिटा देता। इस वक्त ऑफिस में आपकी सुंदर रिसेप्शनिस्ट के अलावा और कोई भी है? नहीं। क्यों? यानी कि आप चाहें तो टेप मेरे से जबरन नहीं छीन सकते। क्यों भाई? मैं भला क्यों चाहूँगा ऐसा? नहीं छीन सकते, लेकिन टेम्पटेशन आपको फिर भी हो सकती है। मैं चोर की माँ को पकड़ता हूँ, टेम्पटेशन ख़त्म करता हूँ। क्या मतलब? सुनील ने रिकॉर्डर में से मिनिएचर टेप निकाला और उसे सोफिया को सौंपते हुए बोला, अगर ये टेप काबू में कीजिए, आप ये टेप काबू में कीजिए, नीचे जाकर टैक्सी कीजिए और ब्लास के ऑफिस में जाकर मेरे कैबिन में बैठिए, मैं आता हूँ। सुनील ने वो बात कुछ ऐसे अंदाज से कही कि सोफिया ने प्रतिवाद की कोई कोशिश नहीं की। उसने टेप थामा और बिना किसी को अभिवादन किए, बिना किसी पर निगाह डाले वहाँ से रुखसत हो गई। क्या मतलब हुआ इन सब ड्रामे का भाई? पीछे तोशनीवाल बड़ी शक की नज़रों से उसे घूरता हुआ बोला। जानना चाहते हैं? हाँ, तो जवाब ये है कि मुझे इंसानी फितरत पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। शायद तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इंसानी फितरत पर विश्वास नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ जो मैंने कहा। एकाएक मुझे ये अंदेशा हुआ कि ये टेप मेरे से छीनने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ कौन करता है ऐसा? आपके और मिस्टर चावरिया के अलावा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम पागल हो, हम ऐसी वाहियात हरकतें क्यों करेंगे? कोई वजह नहीं। हाँ तो फिर? अभी कोई वजह नहीं। ओह, तुम्हारा मतलब है बाद में पैदा हो सकती थी? हाँ। बाद में कब? जब पेश करता सुनील भाई मुल्तानी आपके ब्लास के बड़बोलेपन की कहानी। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो? गुल गया गुलशन गया, बुलबुल की सवारी आई, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। तौबा, आप वकील हैं? यहाँ का रख रखाव जाहिर करता है कि बड़े वकील हैं। दीवारों पर छत तक लगी कानून की पुस्तकें जाहिर करती हैं कि बड़े और दाना वकील हैं, लेकिन फ्रॉड के केस की शक्ल नहीं पहचानते। क्या? वरना जानते होते कि किसी शख्स पर फ्रॉड के एक्शन के लिए उसके फ्रॉड की मंशा ही काफ़ी नहीं होती। उस मंशा पर यकीन किया गया होना चाहिए, उसको अमल में लाया गया होना चाहिए, उस पर निर्भर किया गया होना चाहिए। आपके ये गुले गुलजार अभी खुद कह के हटे हैं कि ये बाखूबी जानते हैं कि फ्रैंकी मक्कार है, एक नंबर का झूठा और फ्रेबी है, और ये शैतान पर विश्वास कर सकते हैं पर फ्रैंकी पर नहीं। ये खुद को फ्रैंकी का और उसकी फितरत का पुराना वाक़या बताते हैं। ये अपने आप को एंटीक्स का महाज्ञानी बताते हैं और दावा करते हैं कि इनके इस महाज्ञान की वजह से इन्हें एमडी की पोस्ट के काबिल समझा गया था। इनका आगे ये भी दावा है कि इन्होंने वालपुई जाकर खुद ज़मीन का मुआयना किया था। इन्हें इस बात की संभावना बराबर लगी थी कि वहाँ से और प्राचीन मूर्तियाँ बरामद हो सकती थीं, लिहाजा इन्हें वो डील चौकस लगा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने फ्रैंकी की किसी छल भरी बात पर नहीं, बल्कि अपने उच्च कोटि के ज्ञान पर, अपने सुपीरियर जजमेंट पर भरोसा किया। अब आप ये बताइए आला हजरत कि इस तमाम सिलसिले में फ्रॉड कहाँ फिट होता है? तोशनीवाल भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। फ्रैंकी तो बदनाम आदमी है, इसका क्रेडिट खराब है, इसकी रिप्यूट खराब है, लेकिन कभी कभी बुराई में भी कोई भलाई निकल आती है, जैसे कि इस वक्त फ्रैंकी के लिए निकल रही है। इन बातों का कोई मतलब नहीं, तोशनीवाल गुस्से से बोला। अच्छा, कहने सुनने में कमोबेशी निकल ही आया करती है। भूपेंद्र ने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। अदालत के कटखड़े में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर वो कुछ नहीं कहा है। मुझे मालूम था आप ऐसे ही कुछ करेंगे, वकील जो ठहरे, लिहाजा आप इसने जो भी कहा उससे मुकर जाने की राय देते। ऐसी कोई राय देने की जरूरत ही नहीं। असल में हुआ ये है कि इसने अभी कुछ कहा जिसको तोड़ मरोड़ कर तुमने अपना मनमाना मतलब निकाल लिया। तोड़ मरोड़ का? बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग को भूल रहे हैं। साबित करके दिखाना कि रिकॉर्ड हुई आवाज़ भूपेंद्र की है। मिमिक्री के आज के ज़माने में ऐसी कोई बात साबित नहीं की जा सकती, इसलिए कोर्ट रिकॉर्डेड एविडेंस को प्रमाणिक नहीं मानते, उसे अहमियत नहीं देते। साथ में कॉरोबोरेटिंग एविडेंस को ही प्रमाणिक मानते हैं, और कॉरोबोरेटिव एविडेंस इस केस में ये है कि जो कुछ भूपेंद्र ने कहा उसका मैं गवाह हूँ, फ्रैंकी गवाह है, सोफिया गवाह है। हाँ, सब मिली भगत है।
आपके कहने से क्या होता है सर? तुम्हारे कहने से भी क्या होता है सुनील? ब्लास के कहने से होता है, जो कि एक जिम्मेदार और रसूख वाला अखबार है, जो जजों, मजिस्ट्रेट समेत लाखों लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है और ब्लास की कही बात सुनी जाती है क्योंकि वो जनता की आवाज़ है। तुम ऐसी कोई आवाज़ बुलंद करोगे तो बहुत पछताओगे। धमका रहे हो बंदा नवाज? नहीं, वार्न कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने मेरे या मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ऐसी उल्टी पड़ेगी कि झेली नहीं जाएगी। 420 में ऐसा फंसाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। 420 जो तुमने एक मरते आदमी के साथ की, फोकट में उसका शेयर सर्टिफिकेट हथिया लिया, बोल दिया कि खरीदा। मुझे पूरा यकीन है ट्रांसफ़र को सर्टिफाई करते ही महाजन के साइन भी सर्टिफिकेट पर तुमने खुद बनाए हैं, क्योंकि महाजन को तो ऊपर अपनी स्टडी में जाने का मौका लगा ही नहीं था। आपकी क्या बात है? तुमने शेयर सर्टिफिकेट हथियाया नहीं है तो बताओ, तुमने उसके लिए क्या कीमत अदा की, कब की, कैसे की? खड़े पैर पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? आपको क्यों बताऊं? किसी को तो बताना ही पड़ेगा। तब चुटकियों में साबित हो जाएगा कि कोई सेल नहीं हुई और तुम नाहक वो शेयर सर्टिफिकेट दबाए बैठे हो। तुम किसी भी तरीके से उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि महाजन की मौत के बाद उसकी एक वसीयत बरामद हुई है। कुछ ऐसा पहले की गई उस वसीयत के मुताबिक महाजन की तमाम संपत्ति की वारिस लीलावती है। अच्छा, फर्जंदे आलम नहीं? उस वसीयत में महाजन ने भूपेंद्र के साथ बहुत ज़्यादती की है। खास इसका नाम दर्ज करके इसे विरसे से बेदखल किया। महाजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक शख्स जो हमेशा उसका दोस्त और हितचिंतक रहा हो, वसीयत के ज़रिए उसके मुंह पर ऐसा तमाचा नहीं चढ़ना चाहिए था। भूपेंद्र जबरन मुस्कुराया। उसने शहीद जैसी शक्ल बनाकर दिखाई। बहरहाल अब महाजन की तमाम चल और अचल संपत्ति के मालिक भूपेंद्र की माँ लीलावती है। इसलिए यूं समझो कि घी खिचड़ी में ही गया, यानी कि भूपेंद्र को बेदखल करना बेमानी साबित हुआ। बधाई हो, सुनील भूपेंद्र से बोला। भूपेंद्र ने मुंह फेर लिया। मौजूदा हालात में तोशनीवाल फिर बोला, वो शेयर सर्टिफिकेट जो तुम कब्जाए बैठे हो महाजन की संपत्ति का हिस्सा है और वसीयत की रूह में लीलावती की मिल्कियत है। नहीं है। महाजन साहब अपनी ज़िंदगी में वो शेयर बेच कर गए थे, इसलिए वो ना उनकी संपत्ति का हिस्सा है और ना किसी लीलावती की मिल्कियत है। वो कोई लीलावती नहीं, महाजन की कानूनी वारिस है। होगी मेरी बला से। वो जगत सास हो, तमाम दुनिया के दामादों की कानूनी वारिस हो, तो भी मेरी बला से। मैं कहता हूँ कोई सेल नहीं हुई। मैं कहता हूँ मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। क्या बकते हो? क्यों? आपका कहाँ चल सकता है, मेरा कहाँ नहीं चल सकता? बेबुनियाद बात नहीं चलती है। नहीं चलती? हाँ, नहीं चलती। तो सबक लीजिए इससे और ये राग अलापना बंद कीजिए कि कोई सेल नहीं हुई। सेल हुई तो बताते क्यों नहीं हो? कितनी रकम के एवज में हुई और खड़े पैर वो रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। वो फ्रॉड है तो साबित करिए। फिर जैसे अभी मैंने एक फ्रॉड की धज्जियाँ उड़ाई, वैसे ही आप दूसरे की उड़ा के दिखाइए और दूसरे की भी मैं उड़ाकर दिखाऊंगा। तोशनीवाल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर बोला, काश तुम वकील होते, मैं तुम्हें कोर्ट में तुमसे मुकाबिल हो पाता। काश आप पहलवान होते और मैं अखाड़े में आपसे मुकाबिल हो पाता। तो तुम वो सर्टिफिकेट वापस नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा इकलौता फैसला है, पहला भी और आखिरी भी। ये जानते बूझते कि इसका अंजाम गंभीर होगा। हाँ, लेकिन अंजाम किसके लिए गंभीर होगा ये सामने आना भी बाकी है। अगर तुम्हारा ये रवैया है तो मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझता। सर, यू आर आस्किंग मी टू गेट आउट? अ वर्ड टू द वाइज। ओके। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने एक उंगली का सैल्यूट तोशनीवाल को मारा। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। तोशनीवाल ने सर हिलाया और लगते जिकर सुनील भूपेंद्र की तरफ घुमा। जाने से पहले 2 बातें तो मैं बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, ठिगने का, कुबड़े का, जो कि कमर वाले का एतबार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे लोगों का दिमाग उनके पैंदे के बहुत करीब होता है। क्या बक रहे हो? तोशनीवाल भड़क कर बोला। नंबर 2, फ्रैंकी के खिलाफ फ्रॉड के केस का राग अलापना बंद कर दो। कोर्ट से केस वापस ले लो और इसे 15 लाख रुपए की बैलेंस पेमेंट कर दो, वरना बहुत पछताओगे। आओ फ्रैंकी। सुनील ब्लास के ऑफिस में पहुंचा। फ्रैंकी मुगलबाग से ही उससे अलग हो गया था। सुनील अपने कैबिन में पहुंचा। सोफिया वहां एक विजिटर्स चेयर पर गोद में हाथ रखे बैठी थी। सॉरी, सुनील उसके सामने बैठता हुआ बोला। आई गॉट लेट। नेवर माइंड, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगाता हूँ। नो, आई जस्ट हैड इट। अच्छा, दैट यंग लेडी जो उधर रिसेप्शन पर होना मंगाया मेरे वास्ते। ओह नाइस गर्ल, मे गॉड ब्लेस हर। काश मेरा अलीशा भी ऐसा हो ना सकता। उसकी कोई खबर लगी? अभी नहीं, बट लगेगा। कॉस्टेलो ढूंढता है। उससे मुलाकात हुई आपकी? फ़ोन पर बात किया ना इधर आकर। इत्तेफाक से अब जब आप खुद राजनगर में हैं। अब मैं हमेशा ही इधर है। क्या मतलब? अब उधर अब क्या रखा है? जो शख्स मेरे को उधर होना मांगता उसको तो गॉड ऑलमाइटी अपने पास बुलाया। अब मैं उधर क्या करना मांगता? मैं इधर अपना रेस्टोरेंट चालू किया। कर भी लिया? हाँ, शाम को आना। ऐसा लॉबस्टर खिलाएंगा, ऐसा फैनी पिलाएंगा कि याद करेगा। और हाँ, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन द हाउस। ओह नो, ओह यस, प्लीज़ accept my invitation on the opening of my restaurant. Be personal guest of Sofia Donato this evening. प्लीज़ बोलता है। ओके, आई विल हैव द ऑनर। थैंक यू। एंड मैन, तुम कितना भी फ्रेंड्स लेके आना सकना, सब मेरा ऑनर्ड गेस्ट होएगा। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि वो लोग फ्रैंकी का पीछा छोड़ेंगे या नहीं? फ्रैंकी का उस फ्रॉड केस से पीछा छूटेगा? पीछा भी छूटेगा और बाकी का पैसा भी मिलेगा। ओह दैट्स आस्किंग फॉर टू मच। जब होगा ऐसे ही होगा। गॉड ब्लेस यू माई सन। वो उठ खड़ी हुई। मैं अब जा ना सकता, रेस्टोरेंट में बहुत काम। गुड बाय टिल इवनिंग। वो चली गई। अर्जुन ने कैबिन में कदम रखा। उसे देखते ही सुनील ने उसकी तरफ कागज़ का एक पुर्जा बढ़ाया। ये क्या है? खुद देख। वो उस औरत का पता होगा जो अभी यहाँ से गई। क्यों, क्या करना है? ये पता लगाने के लिए उसकी सबसे छोटी लड़की कितनी उम्र की है, देखने में कैसी लगती है, अभी किसी से फिट है या नहीं। सुनील ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड। अर्जुन ने तत्काल कागज़ पर से पढ़ा। किसी किताब का नाम जान पड़ता है। किताब का ही नाम है। किताब तूने तलाश करनी है। कहाँ से? कब्रिस्तान से। ही गुरुजी, कब्रिस्तान में कहीं किताबें मिलती हैं? तो कहाँ मिलती हैं? किताबों की दुकानों में, लाइब्रेरीज़ में। शाबाश, अब जा और जाके ढूंढ। किताब मिल जाए तो फ़ौरन मुझे मोबाइल पर फ़ोन कर, वक्त कोई भी हो। भले ही रात के 12 बजे, भले ही मौत का नकारा बजे। धक्का खाने वाला काम है। शाम तो हो ही जाएगी। शाम को कहाँ होंगे आप? कुछ पता नहीं। ही ऐसा कहीं हो सकता है? क्या कहना चाहता है? गुरुजी, इतना तो आपका वीर बालक भी जानता है कि आप जैसे हाई फाई गुरुजनों की शाम मस्तानी होती है, जो कि मदहोश करने वाली होती है। अब मदहोश सड़क पर होकर तो नहीं किया जाता। काफ़ी सयाना है, जन्म से ही ऐसा हूँ। अगर किताब मिलती है तो 8 बज जाए तो मुझे डोनाटोज में देना। डोनाटोज? वो जो बंदरगाह के इलाके में गोवानी रेस्टोरेंट है, वही। वाकिफ़ है उससे? मेरी तनख्वाह में जितना वाकिफ़ हुआ जा सकता है उतना ही वाकिफ़ हूँ। मुझे तो उससे बहुत हमदर्दी है। देख, आंखें डबडबाई हैं। चल अब निकल और अपने काम पर लग। भुनभुनाता हुआ अर्जुन वहाँ से रुखसत हुआ। सुनील ने फ़ोन अपने करीब घसीट लिया और छेरी की पुलिस चौकी पर फ़ोन किया। फ़ोन खुद चौकी इंचार्ज कृपाराम ने उठाया। नमस्ते कृपाराम जी, कैसे हैं? तुम कैसे हो सुनील बाबू? बढ़िया। तबीयत सुधर गई? हाँ। दोस्त की भी? हाँ। अब आइंदा खान पान का खास निगाह रखना, वरना फिर कोई जहर छलका देगा। हाँ हाँ हाँ, रखूँगा जनाब, ज़रूर रखूँगा। केस की क्या प्रोग्रेस है? केस की? कौन से केस की? अरे जनाब, महाजन के कत्ल वाले केस की तफ्तीश जारी है। अभी कोई हल पकड़ में नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है? वो भी अभी नहीं आई। तो जब आएगी तो पहले हेडक्वार्टर में आएगी, क्योंकि लाश राजनगर भिजवाई गई थी, वहाँ से पता करना।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं वहीं से करूँगा। अच्छा ये बताइए मिस्टर केडिया का क्या हाल है? क्या ऐसा हाल? वो पुलिस की हिरासत में है? हाँ, खामखा पूछताछ के लिए हो चुकी पूछताछ तो उन पर कत्ल का शक नहीं। कैसे होगा? उस बेचारे ने तो दोस्त की जान बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। अच्छा आपको मालूम है कि अभी मिस्टर केडिया कहाँ है? हाँ मालूम है। उनको हिदायत दी थी वो जहाँ जाएं पीछे चौकी पर अपना मौजूदा पता छोड़कर जाए, इसलिए मालूम है। और अभी वो नॉर्थ शोर के इलाके में समुद्र के किनारे केडिया का एक पुश्तैनी मकान है। चौकी में तो वो यही कह के गया है, वो सीधा वहाँ जा रहा है। वहाँ का कोई अता पता? कृपा नाम ने बताया। सुनील के रिसीवर रखते ही घंटी बजी। उसने रिसीवर फिर उठाया और कान से लगाया। मलिक साहब याद कर रहे हैं। रेणु की आवाज़ आई। गुड, उन्हें बोलना मैं भी उन्हें याद कर रहा हूँ। मैं बोल भी दूंगी। खबरदार एम्प्लॉय का अदब करना सीखो। ठीक है, सीखता हूँ। उसने रिसीवर वापस क्रेडर पर रखा, उठ खड़ा हुआ। वो मलिक साहब के ऑफिस में पहुंचा। बैठो। थैंक यू सर। मुझे महाजन के कत्ल की खबर लगी। हाँ, सुबह मैं ये खबर आपको खुद देना चाहता था, लेकिन तब आप ऑफिस में नहीं थे, तो घर पर फ़ोन कर लेते। मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वजह? वो मिस्टर महाजन आपके दोस्त के दोस्त थे। कत्ल मिस्टर केडिया का हुआ होता तो बात जुदा थी। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। सुनील ने उनसे निगाह ना मिलाई। तो क्या मैं ये समझूं कि कातिल का पता लगाने में तुम्हारी दिलचस्पी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मकतूल मेरा दोस्त नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त था? नो सर। यानी कि कुछ कर रहे हो? यस सर। क्या इंतज़ार कर रहे हो पुलिस वालों के केस हल कर लेने का? अपनी कोशिश भी कर रहा हूँ। कैसे? दफ्तर में बैठे बैठे? दफ्तर में 10 मिनट के लिए आया था। आपका बुलावा ना आया होता तो कहीं और ही होता। सो यू आर ऑन द जॉब? यस सर। निकाल लोगे कातिल का पता? उम्मीद तो है। कातिल होगा तो उन्हीं में से ना जो उसके दुश्मन बने हुए थे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कहा जा सकेगा? जब कहने का वक्त आएगा। क्या मतलब? हर काम के अपने टाइम पर ही होता है। अब गाय को सांड दिखाने पर से बछड़ा थोड़ी ही हो जाता है। कोई बात वाहिया जबान बोले बिना नहीं कर सकते? सुनील खामोश रहा। ओके, यू आर बेस्ट, डू योर बेस्ट। यस सर, एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। सुनील नॉर्थ शोर पहुंचा। जो पता कृपाराम ने वहां का बताया था उसे तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि राजनगर से 30 किलोमीटर बाहर स्थित रईसों का वो इलाका उसका खूब देखा भाला था। इमारत के पिछवाड़े में कंपाउंड था जिसके आगे समुद्र ठाठे मार रहा था। कंपाउंड में मनसुख केडिया मौजूद था और सुनील के लिए सुखद आश्चर्य ये था कि वहाँ उसके साथ शाम की चाय का आनंद उठाते डॉक्टर पुनीत पाहवा और नर्स भावना सूद भी मौजूद थे। हेलो एवरीबॉडी, सुनील बोला। सुनील, केडिया के मुंह से निकला। आओ भाई। सुनील की डॉक्टर और नर्स के साथ भी हल्लो हुई। यहाँ कैसे आन पहुँचे? केडिया ने सुनील से पूछा। यही देखने आया था कि कोई चाय की एक प्याली मेरे लिए भी स्पेयर कर सकता था या नहीं। चाय अभी हाजिर होती है। सुनील को चाय सर्व हुई। पता कैसे जाना यहाँ का? चौकी इंचार्ज कृपाराम से जाना, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ डॉक्टर साहब और उनके FTV जैसी नर्स भी मौजूद थी। कैसी? फैशन टीवी जैसी? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए भावना की तरफ देखा। पहले सुंदरबन में मेरी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी थी, भावना ने कहा। नकली रोशनी में ऐसा वैसा ही दिखाई देता है मुझे। ऊपर से तब तुम नर्स की यूनिफॉर्म में थी, इसलिए रूप के उस निखार पर जो कि आज मुझे साड़ी में दिखाई दे रहा है जैसे गिलाफ चढ़ा हुआ था। बातें बढ़िया करते हो, और मुझे आता ही क्या है। सीखो, सिर्फ बातों से कहाँ ज़िंदगी चलती है। सीखूंगा। कब? चांदनी दिवाली से अगली रोज़ में। वाकई बहुत बढ़िया बातें करते हो। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बस यूँ समझो, केडिया साहब की मेहरबानी और भावना की ज़िद ले आई। मुझे आराम की ज़रूरत थी। सख्त। वहाँ में गोली ना भी लगी होती तो भी। सुनील को उसके स्वर में गहन अनुराग झलकता दिखाई दिया। बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब आजकल, इतनी जितनी कि कोई डॉक्टर नहीं करता। मैं किसी को नाउम्मीद नहीं कर सकता। बड़प्पन है ये आपका, सुनील बोला। पेशेंट के लिए सेवा भाव मेरे खून में है। मेरे बाप दादा परदादा सब डॉक्टर थे। तब भी तो। अब वहाँ कैसी है आपकी? ठीक है।
बाएं हाथ से चाय पी रहे हैं, दिक्कत तो महसूस करते होंगे। टेम्परेरी है दिक्कत। वैसे भावना का बस चले तो कब मेरे मुंह को लगा दे। क्या हर्ज है इसमें? इस वक्त आपका दर्जा एक पेशेंट का है और पेशेंट की कोई भी सर्विस करना नर्स का फ़र्ज़ होता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तमाम नर्स तुम्हारी जैसी हो जाएं तो कोई फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम ना ले। भावना होठ दबाकर हंसी। तो यहाँ आप लोग तन्हाई का आनंद ले रहे हैं, सुनील बोला। हाँ, यही समझ लो, डॉक्टर ने कहा। सुनील ने केडिया की तरफ देखा। रंजीत की मौत से मुझे बहुत धक्का लगा है, केडिया धीरे से बोला। इस दुनिया में एक ही करीबी था, मेरा दोस्त, वो भी बिछड़ गया। जाना तो हर किसी ने होता है, लेकिन रंजीत यूं रुखसत होगा, ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। दिल का मरीज़ था, दौरे से मर जाता तो इतना गम ना होता जितना अब हो रहा है। कल उसका जन्मदिन था। सुनील सक पकाया। कभी मनाता नहीं था, हमेशा बोलता था, एक और साल उम्र घट गई, जश्न कैसा, खुशी कैसी। बढ़िया तोहफा दिया किसी ने उसे जन्मदिन का, पहले जहर फिर गोली। आना जाना एक ही दिन हो गया भाग्य का। एकाएक उसने गर्दन फेर ली। सुनील को यूं लगा जैसे वो अपनी भर आई आंखें छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सुनील ने जेब से सिगरेट निकाली। सिगरेट लीजिए, केडिया ने लिया, डॉक्टर ने भी लिया, फिर भावना ने भी हाथ बढ़ा लिया। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सुनील ने सिगरेट खुद लिया, फिर चारों को लाइटर से जला दिया। आप पुलिस ने आपको तंग तो नहीं किया? सुनील ने केडिया से कहा। मुझे क्या तंग करना था? क्या मुझे ही कातिल करार देने लगते? नहीं, वो तो नहीं देते, लेकिन उनकी आदत होती है ऐसा। कुछ नहीं हुआ, ठीक पेश आए, हमदर्दी से। आपके ख्याल से ये करतूत किसकी होगी? करतूतें दो थीं, किसके बाबत पूछ रहे हो? दोनों की बाबत अपना अंदाज़ा बताइए। भाई, जहर वाला करतब तो जिसके कि तुम और तुम्हारा दोस्त भी शिकार हुए, यकीनन उन लोगों में से किसी ने किया जो कि कोठी में मौजूद थे। गोली के बारे में कुछ कहना मुहाल है, वो मामला विकट है और ना समझ में आने वाला है। हैरानी ये है कि किसी ने मरते आदमी को मारना ज़रूरी समझा। इसके दो जवाब मुमकिन हैं। क्या? या तो गोली चलाने वाले को मालूम नहीं था कि महाजन साहब जहर से मर रहे थे, या उसे अंदेशा था कि हॉस्पिटल पहुंचने पर वो बचा लिए जाने वाले थे। हो सकता है, लेकिन कौन होगा वो शख्स? क्या वही जिसने रंजीत के धोखे में कॉटेज में डॉक्टर साहब पर गोली चलाई थी? हाँ, वही होगा। इसी बाबत मैं कुछ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर दबे स्वर में बोला। जब से मेरे साथ वो वाक़या हुआ है, आम धारणा बनी हुई है कि किसी ने महाजन साहब भी, क्योंकि महाजन साहब के बेडरूम में जो शख्स कंबल ओढ़े लेटा उसे दिखाई देता, उसे महाजन साहब समझ लेना उसके लिए स्वाभाविक होता। ऊपर से अंधेरा, और ऊपर से उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं होगा कि महाजन साहब केडिया साहब के साथ वहाँ से जा चुके थे। आपको इस धारणा में नुक्स दिखाई देता है? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिलाया। किसी को मालूम था कि मास्टर बेडरूम में मास्टर बेड पर महाजन साहब नहीं, आप थे। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ने जानबूझकर आप पर गोली चलाई, खास आपका पुलिंदा बांधने की कोशिश की। क्या बांधने की कोशिश की? मतलब कत्ल करने की कोशिश की, आपका, जानबूझकर, डेलिबरेटली। मुझे ये संभावना दिखाई देती है। उद्देश्य? उद्देश्य क्या दिखाई देता है? डॉक्टर फिर हिचकिचाया। ओ कम ऑन सर, जब खाका खींच दिया तब उसमें रंग भरने से कैसा गुरेज? उद्देश्य मुझे एक ही दिखाई देता है, डॉक्टर बोला। क्या? मेरा मुंह बंद करना। किस बाबत? सोचो। बतौर डॉक्टर आप कोई ऐसी बात जान गए थे जिसका जाहिर होना किसी को मंजूर नहीं था? हाँ। किस बाबत जान गए थे? कब जान गए थे? ओह माय गॉड, कि आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जहर से ताल्लुक़ रखते वाक़यात में कोई भेद था? पहले में, यानी कि उस वाक़ये में जिसका शिकार लीलावती और भूपेंद्र हुए थे? क्या भेद था? डॉक्टर फिर हिचकिचाया। डॉक्टर साहब, सस्पेंस में मेरा पटरा हुआ जा रहा है, बराए मेहरबानी जल्दी बोलिए, क्या भेद था और वो क्यों कर उजागर हुआ? ऑल राइट, पहले सुनो क्यों कर उजागर हुआ। सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ। पॉइजनिंग की पहली वारदात के वक्त जब मैं भावना के बुलाए कोठी पर पहुंचा था, तब दोनों माँ बेटे के पेट में मुंह के रास्ते नलकी डालकर पेट में मौजूद सब कुछ पंप करके बाहर निकाला गया था। पॉइजन का केस अटेंड करने का यही तरीका होता है। पहले पॉइजन का एंटीडोट दिया जाता है और फिर स्टमक को पंप कर दिया जाता है। आगे बढ़िए।
जब स्टोमक से जो कुछ निकाला था उसका एक हिस्सा मैंने लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए महफूज कर दिया था। उस एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मुझे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले मिली थी। उन स्टमक कंटेंट्स में जहर नहीं था। क्या? आम धारणा थी कि माँ बेटे आर्सेनिक खा गए थे, जो कि नमकदानी में था, लेकिन जो कुछ पंप करके उनके पेट से निकाला गया था उसमें आर्सेनिक के अवशेष नहीं थे। यानी कि माँ बेटे का तड़पना फड़कना सब नकली था? नहीं, उन दोनों की जो खस्ता हालत मैंने देखी थी वो किसी ड्रामे की उपज नहीं थी, वो सच में खस्ता हाल थे। हाँ, भावना पुरजोर लहजे से बोली। माँ की हालत से तो मुझे यूँ लगा था कि वो मेरे सामने मर जाने वाली थी। तो उनकी बदहालत क्यों कर हुई? सुनील ने पूछा। इपिकॉक्याना नामक मछलियाँ लाने वाले औषधि से हुई, डॉक्टर बोला, जो कि स्टमक कंटेंट्स में पाई गई थी। ईपी क्या हुआ ना है? ये औषधि जहर नहीं है, इसे खाने से कोई मर नहीं सकता, लेकिन ये लक्षण ऐसे पैदा करती है जैसे कि कोई जहर से तड़पता मौत की कगार पर खड़ा हो। लेकिन नमकदानी में तो जहर था, इस बात की तस्दीक तो पुलिस ने की थी। नमकदानी में था, माँ बेटे के पेट में नहीं था, एंड दैट इज़ अ प्रूवन ट्रूथ। जो कुछ मैं आपकी बात से समझा वो ये है कि ये दवा, जो कि जहर नहीं है, पेट में उत्पात मचाती है और खाने वाले की हालत मरने जैसी कर देती है। ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे बताया गया कि माँ बेटा गले में जलन, कलेजा फूकने और मुंह में लोहे का बुरादा भरा होने की शिकायत कर रहे थे। माँ सारे लक्षण वही बता रहे थे कि जो कि जहर के होते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण उन्हें भावना ने सुझाए थे, जिसकी उन्होंने हामी भर दी थी। हाँ, क्योंकि वो दोनों जहर जहर भजे जा रहे थे। भावना जानती थी कि वो लक्षण असैनिक के होते थे, लिहाजा जब इसने उनसे उन लक्षणों की बाबत पूछा तो कहानी को और मजबूत करने के लिए माँ बेटे ने फ़ौरन उनकी तस्दीक कर दी। अब मुझे भी यही लगता है, भावना बोली, कि अगर मैं उन्हें मांसपेशियों में जकड़न, पिंडलियों में अकड़न वगैरह की बात प्रॉम्प्ट ना करती तो कभी इस बाबत कुछ ना कहते, तो वो कलेजा फूकते, जलते गले और दुखते पेट का ही राग अलापते रहते। लेकिन जब वो आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस नहीं था तो नमकदानी में आर्सेनिक क्यों था? क्योंकि कोई सच में ही उन दोनों को जहर देकर मारना चाहता था। किसी ने खास उनके इस्तेमाल में आने वाली उनके फैंसी नमकदानी में ये सोच के रात को जहर मिलाया था कि उस जहर का शिकार वो अगले दिन होंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि पहले ही माँ बेटा किसी तरीके से इम्पिकॉक्वाना खा गए और अपनी हालत बद कर बैठे। बाद में जब पुलिस को नमकदानी में जहर की खबर मिली तो लोग सहज ही ये समझ बैठे कि जो हुआ था जहर की वजह से हुआ था। मैंने स्टमक कंटेंट्स का सैंपल कलेक्ट ना किया होता और उसे जांच के लिए ना भेजा होता तो खुद मैं भी नहीं समझ पाता। लेकिन वो दोनों, वो इम्पिका को, बड़ा ही हार्ड वर्ड है, वो दवाई दोनों क्यों खा कर गए? क्या पता। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा। क्या ये हो सकता है कि वो दवाई उन्होंने जानबूझकर खाई हो ताकि ये समझा जाता कि वो आर्सेनिक पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, किन्हीं ने उन्हें जहर देकर मार डालने की कोशिश की थी? पर इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा छोड़िए, होगा कोई, आप जवाब दीजिए। अब भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है कि इपिकॉक्वाना नामक औषधि उन्होंने जानबूझकर खाई थी। मैंने क्या खाया था? मेरे दोस्त रमाकांत ने क्या खाया था? यकीनन जहर, आर्सेनिक, जो कि हमारे साथ साथ महाजन साहब ने भी खाया। हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के आर्सेनिक खाए होने की तस्दीक हो चुकी है। महाजन साहब के आर्सेनिक खाया होने की तस्दीक पोस्टमार्टम से हो जाएगी। बहरहाल इस हकीकत से सिर्फ आप वाकिफ़ थे कि लीलावती और भूपेंद्र जहर के शिकार नहीं हुए थे। हाँ, और इस बाबत आपका मुंह बंद रखने के लिए किसी ने आपका कत्ल करने की कोशिश की। ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये भी एक संभावना बराबर है। आपकी इस बात ने तो पहले से उलझे केस में एक नया पेच डाल दिया, डॉक्टर साहब। डॉक्टर खामोश रहा। महाजन साहब का अंतिम संस्कार कब होगा? सुनील बोला। केडिया की भवें उठी। मैं तो जानना चाहता ही हूँ, मलिक साहब ने भी खास तौर से पूछवाया है। अंतिम संस्कार लाश की सुपुर्दगी पर निर्भर करता है, जो कि मुझे कल से पहले होती नहीं लगती। ओह, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। संस्कार कौन करेगा? मैं, और सिर्फ मैं करूँगा। रंजीत का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई सगा नहीं।
सहमति में सुनील ने सर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम अपनी सुनाओ, तुमने क्या कुछ किया? केडिया ने पूछा। सुनील ने तोशनीवाल के ऑफिस में हुई मीटिंग की बाबत बताया। ओह, तो तुम्हें लगता है कि फ्रॉड के मामले में फ्रैंकी का पिंड छूट जाएगा? लगता तो यही है सर। छूट जाए तो अच्छा है। मुझे वैसे फ्रैंकी से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन सोफिया से पूरी हमदर्दी है, जिसे उस फरीबी शख्स की करतूतें अक्सर भुगतनी पड़ती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन एक बहुत ही विकट समस्या है।